नमस्कार मित्र हो, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम विशेषण विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद सीखेंगे। मित्र हो, आप चाहे विद्यार्थी हो या प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उम्मीदवार हो, आप सभी को ध्यान में रखकर मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है जिसका आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के बाद व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और उसके बाद तीसरी स्टेप होती है विशेषण। आज हम इस वीडियो में विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के कितने और कौन कौन से भेद हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। पहले तो आपको याद दिला दूं कि इस बात को आप अच्छे से ध्यान में ले लीजिए, व्याकरण रटने का विषय नहीं है, व्याकरण याद करने का विषय नहीं है। तो व्याकरण की प्रक्रिया को सीखने का विषय है। मैं रिपीट करता हूं, व्याकरण रटने का विषय नहीं है, व्याकरण याद करने का विषय नहीं है, तो व्याकरण उसकी प्रक्रिया को सीखने का विषय है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसे आप अगर ध्यान से सीख लेते हो, जो आपको मैं अभी बताऊंगा ट्रिक्स, उसको आप अगर फॉलो करते हो, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से व्याकरण सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात एक ही वीडियो से आप व्याकरण सीख जाओगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, जैसे काला घोड़ा घास खा रहा है, अमन अच्छा लड़का है, जापानी लोग मेहनती होते हैं, यह फूल खुशबूदार है, मुंशी प्रेमचंद विद्वान थे। इन वाक्यों में क्रमशः घोड़ा, उसके बाद दूसरा शब्द अमन, जापानी, फूल, इनकी विशेषता बताई जा रही है। और इनकी विशेषता कौन बता रहा है? तो इन वाक्यों में लाल अक्षरों में दिए गए शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं, इनकी जानकारी बता रहे हैं। घोड़ा कैसा है? काला। अमन कैसा लड़का है? अच्छा। जापानी लोग कैसे होते हैं? मेहनती। यह फूल कैसा है? खुशबूदार। विद्वान कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। तो इन वाक्यों में घोड़ा, अमन, जापानी, फूल और प्रेमचंद, इनकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात इनके बारे में अधिक जानकारी दी जा रही है। और ऐसे ही अधिक जानकारी देने वाले, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो आपको यह बात ध्यान में आई होगी कि किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जानकारी, विशेषता
जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये जिसे हम कहते हैं कि स्कूली परिभाषा है, जिसे हम एकेडमिक भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसकी एक अलग से परिभाषा है, उस लेवल की एक अलग से परिभाषा है। चलो उसे भी देख लेते हैं। देखिए इस स्लाइड में यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विशेषण की परिभाषा। पहली परिभाषा हमने जो देखी तो स्कूल लेवल तक जो पूछी जाती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब पूछे जाते हैं, वो हो गई। उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो पूछा जाता है वो परिभाषा, उसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग यूपी, राजस्थान, अदर स्टेट की पुलिस की परीक्षा, RRET की परीक्षा और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आइए इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली परिभाषा के बारे में भी समझते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको जो अपेक्षित होता है वो परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित या संकुचित करने वाले शब्द को व्याकरण में विशेषण कहा जाता है। संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित अर्थात लिमिटेड या संकुचित करने वाले शब्द को व्याकरण में विशेषण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करना। अब शब्द की व्याप्ति को मर्यादित करना क्या होता है उसे समझिए। जैसे यह घर, यह शब्द संज्ञा है। जैसे घर है, घर ये क्या है? संज्ञा है, शब्द है। लेकिन उसके आगे अगर मेरा शब्द जोड़ दिया जाए तो वो शब्द होगा मेरा घर। अब दूसरा वाक्य देखिए, घोड़ा शब्द संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके आगे काला शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो लिमिटेड हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। तीसरा, गांव, गांव शब्द एक संज्ञा है, और यही अगर गौतम का गांव, अगर ऐसा कहते हैं, गांव शब्द के आगे अगर गौतम लगा दिया जाता है तो वो विशेषण शब्द बन जाता है, उसकी व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। अब देखिए जो वाक्य मैंने पढ़े उन वाक्यों में मेरा, काला और गौतम, इन शब्दों में घर, घोड़ा, गांव, इन शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित किया है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे घर यह संज्ञा, इसमें दुनिया के तमाम घर आते हैं। मेरा घर, उसका घर है ना, भारत का घर, जापान का घर, अमेरिका का घर, महाराष्ट्र का घर, गुजरात का घर, आंध्रा का घर, है ना, ये सभी घर आ जाते हैं घर इस संज्ञा में। ओके, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा ये संज्ञा है, इस घोड़ा संज्ञा के अंदर दुनिया के तमाम घोड़े आ जाते हैं, तमाम जितनी प्रजातियां होंगी उस सभी प्रजातियों के घोड़े इसमें आ जाते हैं। वही गांव के बारे में,
गांव यह संज्ञा है, इसमें दुनिया भर के सारे गांव आ जाते हैं। जलगांव का गांव, नागपुर का गांव, जबलपुर का गांव, दिल्ली का गांव, केरल का गांव, भावनगर का गांव, भारत का गांव, अमेरिका का गांव, जापान का गांव, दुनिया के सारे सारे गांव इस गांव संज्ञा में आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि घर, घोड़ा और गांव ये तीनों भी संज्ञाएं अमर्यादित है, उनका कोई लिमिट नहीं है, उनका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, अमर्यादित है। लेकिन उसके आगे अगर आप कुछ शब्द जोड़ देते हो, जैसे मेरा घर जोड़ देने से वो केवल मेरा घर रह गया, अब वो दुनिया का घर नहीं रहा, वो पूरे भारत का घर नहीं रहा, वो लिमिटेड हो गया, मर्यादित हो गया मेरा शब्द लगने के कारण। वही बात घोड़े की ले लीजिए। घोड़ा शब्द के आगे काला जब लग गया, काला शब्द जब उसके आगे जुड़ गया, तो वो घोड़ा अब तमाम दुनिया का घोड़ा नहीं रहा, तमाम प्रजातियों का घोड़ा नहीं रहा, तो एक लिमिटेड काला घोड़ा हो गया। सेम गांव की बात ले लीजिए। गांव ये जो पहले अनलिमिटेड था, अमर्यादित था, जो पूरी तमाम दुनिया का गांव था, गौतम का शब्द लगने के कारण वो एक गौतम नाम के व्यक्ति का घर रह गया, अर्थात उसकी लिमिट कम हो गई। तो ऐसे शब्दों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से विशेषण कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि स्कूली लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर विशेषण की जो परिभाषा होती है उसको हमने देखा, उनके उदाहरण को देखा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जो पूछे जाने वाली विशेषण की परिभाषा है उसको भी हमने देखा। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कह चुका हूँ कि आपको व्याकरण ये रटने का विषय नहीं है, रट्टा मारने का विषय नहीं है, याद करने का विषय नहीं है, तो इसकी प्रक्रिया को आपको सीखना पड़ेगा। तो इसकी प्रक्रिया को अगर आप सीख लेते हो तो आपको व्याकरण बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और एक ही वीडियो में आप समझ जाओगे। अब देखिए, इस विशेषण के कुछ भेद होते हैं। वैसे विशेषण के प्रमुख 4 भेद माने गए हैं। विशेषण के प्रमुखतः 4 भेद माने गए हैं। उसमें पहला आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए इस भेद के जो उपभेद है, ये जो भेद है, ये भेद के एक एक भेद को हम अच्छे से समझते हैं। जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, आपको केवल उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना है, पूरे अटेंशन के साथ वहाँ बने रहना है और उस प्रक्रिया को सीखना है, उस प्रक्रिया को सीखना है। जो बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ और बीच बीच में आपको ट्रिक भी बताऊँगा, उन ट्रिक के सहारे आप हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छे से सीख जाओगे और हिंदी व्याकरण में एक स्ट्रांग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो आइए पहला विशेषण देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। इसमें देखिए कि कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर
समझा रहा हूँ। पहला उसमें देखिए, अमन एक अच्छा लड़का है। आकाश नीले रंग का होता है। उसका चेहरा गोल है। भूखे पेट भजन नहीं होता। करेला कड़वा होता है। नदी का पानी गंदा है। इन वाक्यों में कुछ शब्द जो है काले रंग में दिए हुए हैं, जिसे हम अधोरेखित दिए हुए ऐसे भी कह सकते हैं। तो इन वाक्यों में काले रंग में जो शब्द दिए गए हैं, वे शब्द उस वाक्य में आए संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अमन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो यह अच्छा होना क्या हो गया? गुण हो गया, है ना, क्वालिटी हो गई, उसका गुण हो गया। वहीं पे आकाश नीले रंग का होता है। यहाँ पर आकाश यानी स्काई की बात हो रही है। आकाश नीले रंग का होता है। तो आकाश का रंग बताने का काम, उसकी विशेषता बताने का काम शब्द कर रहा है, वो नीला शब्द है ना। तीसरे वाक्य में उसका चेहरा गोल है। इसमें गोल जो शब्द है वह किसी के चेहरे का आकार बता रहा है ना। उसके बाद भूखे पेट भजन नहीं होता। तो भूखा ये शब्द जो है ये एक अवस्था है, ये एक अवस्था है। उसके बाद आता है करेला कड़वा होता है। तो करेले की जो विशेषता है, उसका स्वाद है, ये कड़वा शब्द से पता चल रही है। और अंततः गंदा शब्द जो है वो नदी की विशेषता बता रहा है। नदी का पानी कैसा है? गंदा है। तो गंदा ये शब्द क्या है? ये दोष है। गंदा शब्द यह दोष है। तो इन वाक्यों के पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, सुनने के बाद ये बात हमें पता चलती है कि कुछ शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम के गुण, उसका रंग, उनका आकार, उनकी अवस्था, उनका स्वाद, उनका दोष, इनकी जानकारी देते हैं। राइट। तो व्याकरण में जो शब्द, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह हो गई गुणवाचक विशेषण की जिसे हम परिभाषा कह सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण, केवल गुण नहीं तो गुण के साथ दोष भी, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद आदि के बारे में अधिक जानकारी दी जाती है। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा विशेषण जो है संख्यावाचक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार से होगी, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे कहा कि व्याकरण रटने का विषय नहीं है, याद करने का विषय नहीं है, उसकी प्रक्रिया को सीखने का विषय है। तो उसकी प्रक्रिया सीखिए। जैसे आज कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित थे। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते हैं। उनके दूसरे लड़के की कल शादी है। देश का हर एक बालक वीर है। देश के कुछ हिस्से में अभी भी कोरोना है। इन वाक्यों में 50, दोनों, दूसरे, हर एक, कुछ, ये शब्द किसी की संख्या बता रहे हैं, है ना? किसी की संख्या बता रहे हैं।
तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। तो परीक्षा में हमें पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित विशेषण में से संख्यावाचक विशेषण छांट कर लिखिए। छांट कर लिखिए मतलब आप कब छांट पाओगे, कब उसे पहचान पाओगे? जब आप विशेषण शब्द की प्रक्रिया को सीख पाएंगे, है ना। तो ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है कि उसमें संख्याएं होती हैं, उसमें संख्याएं होती है ना। तो इसमें 50, दोनों, दूसरे, हर एक, कुछ ऐसे शब्द जो है वो संख्या बताते हैं, है ना। इसमें भी आगे चलकर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक ये उपभेद आते हैं, उसके ऊपर कभी मैं फिर से एक वीडियो बना लूँगा। अब इसी के सिलसिले में सिलसिलेवार नेक्स्ट विशेषण आता है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण देखिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, जया ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, कैन में 15 लीटर तेल है। इन वाक्यों में नीले रंग में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे थोड़ा पानी, 5 किलो, 4 मीटर, 15 लीटर आदि। तो ये शब्द किसी की नापतोल की जानकारी दे रहे हैं, उनके नापतोल की जानकारी दे रहे हैं। जैसे हम लोग किसी ग्रोसरी की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ से जो कुछ घर में लगने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको जब हम परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारे पास एक लिस्ट होती है ना। वो लिस्ट जैसे इतने गेहूँ, इतनी शक्कर, है ना, ये सारे के सारे लिस्ट होती है। तो वो दुकानदार हमें उन चीज़ों को नाप तोल कर देता है, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, है ना, इस प्रकार से 250 ग्राम, है ना, व्हाट एवर जो भी होगा, तो वो हमें वो नाप तोल कर देता है। तो ऐसे शब्द, जिस विशेषण शब्द से किसी शब्द की नाप तोल का बोध होता हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें नापतोल हो रही है, इसे गिना जा रहा है, काउंट किया जा रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। हाँ, इसमें ज़रा ध्यान रखिए, इसमें आपने जैसे संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत से बच्चे या कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट भी इसमें थोड़ा से चकरा जाते हैं, तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको पहले से ये कह रहा हूँ कि व्याकरण रट्टा मारने का विषय नहीं है, व्याकरण याद करने का विषय नहीं है, तो व्याकरण उसकी प्रक्रिया को सीखने का विषय है। तो दोनों की प्रक्रिया को आप सीखिए। संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में आपको जो अंतर दिखाई देगा, उसमें संख्यावाचक में हमने देखा था कि आज कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो वहाँ पे हमें संख्या दिखाई दी। ओके, वैसे ही हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज मैंने 50 तेल खरीदा, है ना, आज मैंने 50 तेल खरीदा, ऐसे नहीं बोल सकते। दूसरा शब्द इसमें देख लीजिए कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, मुझे 1 चीनी चाहिए, ऐसा नहीं हम कह सकते, है ना। मुझे 5 चीनी दे दो, 10 चीनी दे दो, है ना, वो काउंट कर 1-1, 2-2, 3-3 काउंट करके नहीं मिलेगी, है ना।
मान लीजिए चीनी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनकर कोई खरीदता नहीं है, कोई बेचता नहीं है। ओके, तो उसको खरीदने का, उसको बेचने का एक यूनिट है, एक इकाई है किलो, बराबर। तो परिमाणवाचक में हमें क्या दिखता है, थोड़ा पानी, 5 किलो, 4 मीटर, 15 लीटर, ये जो उनकी इकाई के साथ आया है, उसकी यूनिट के साथ आया है। इसलिए ऐसे शब्दों को जिन वस्तु की नापतोल की जाती है, नापतोल करने का बोध होता है, वहाँ पर परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण होता है। आइए उसके साथ एक विशेषण की उसको भी हम सीख लेते हैं। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहा जाएगा, उसकी क्या पहचान है, क्या प्रक्रिया है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या ट्रिक है। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण? जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। अब संकेत करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सफ़र कर रहे हो, तो सफ़र करते हुए जब आप जर्नी करते हो तो रास्ते में हमें कुछ सिग्नल मिल जाते हैं, वहाँ पर कुछ गाँव के नाम लिखे होते हैं और उनकी तरफ एरो करके कुछ गाँव के नाम लिखे होते हैं। जैसे आप हाईवे से सफ़र करोगे तो आपको चौराहे पर, किसी स्क्वायर पर जब आप रुक गए या तो चलते चलते आपकी नज़र गई तो वहाँ पे आपको एक खंबा दिखता है, वहाँ पे कुछ गांव के नाम लिखे होते हैं और उनकी तरफ इशारा किया होता है। जैसे नागपुर 560 किलोमीटर, जबलपुर 1200 किलोमीटर, पूना 350 किलोमीटर, केरला 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जो भी। तो इस प्रकार से कुछ बोर्ड हमें दिखाई देते हैं और एक ही खंबे पे ये बोर्ड होते हैं और उनकी तरफ एरो करके ये लिखा होता है ना। तो ये क्या होता है, इशारा करना होता है, संकेत करना होता है। व्याकरण में ऐसे शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये शब्द पहले से सर्वनाम होते हैं, ये शब्द पहले से सर्वनाम होते हैं और जब ये संज्ञा के आकर उनके आगे लग जाते हैं, संज्ञा के आगे आकर लग जाते हैं तो वे विशेषण बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यह पुष्प कितना सुंदर है, वह लड़की पढ़ने में अच्छी है, यह घर राहुल का है, वह अब्दुल के अब्बा है, वह रोज़ मजदूरी करता है। उपरोक्त वाक्यों में किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत किया जा रहा है। जैसे पुष्प सुंदर है, कौन सा पुष्प? यह, सारे पुष्प नहीं, लेफ्ट राइट चारों तरफ के, उत्तर पश्चिम दक्षिण के पुष्प नहीं, तो पर्टिकुलर वो वही पुष्प जिसके तरफ इशारा किया जाता है, ये पुष्प सुंदर है। उसी तरह वह लड़की पढ़ने में अच्छी है। लड़की पढ़ने में अच्छी कौन सी लड़की है? सभी की सभी लड़कियां नहीं, कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक विशेष, कोई एक स्पेशल लड़की है जिसकी तरफ वह पढ़ने में अच्छी है। यह घर राहुल का है, ऐसा नहीं है कि ये राहुल का घर है ना, मतलब केवल सभी के सभी घर राहुल के नहीं हैं, यह घर राहुल का है, मतलब किसी पर्टिकुलर घर की तरफ इशारा करके ये बताया जा रहा है। उसी प्रकार से ये अब्दुल के अब्बा है, मतलब सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, 10 15 20 लोग, उनमें से पर्टिकुलर एक आदमी की तरफ इशारा करके वह बता रहे हैं कि वह अब्दुल के अब्बा है। इसी प्रकार से तो हमने सार्वनामिक विशेषण में क्या सीखा, क्या देखा
कि जो विशेषण शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। उनकी विशेषता क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है? तो ऐसे शब्द पहले से ही विशेषण होते हैं। ये शब्द पहले से ही सर्वनाम होते हैं और फिर वो संज्ञा शब्द के आगे लगने के बाद विशेषण बन जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण की स्कूली लेवल पर पाठशालाओं में क्या परिभाषा हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को क्या अपेक्षित परिभाषा होती है, उसके साथ विशेषण के जो भेद होते हैं उन भेदों को हमने अच्छे से सीखा है। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में जो सीखा है उसे आप अच्छी तरह से याद करोगे, उसकी प्रक्रिया को समझ गए होंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करके व्याकरण में आप अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे मजबूत होते चले जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो होना चाहिए, इस चैनल का नाम है, इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ये जानकारी पहले आपके पास जाए। तो इसी के साथ यही हम लोग विश्राम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।